हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। इससे पहले हिंदी पेडागोजी है वो हम कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके लिए ये वाली वीडियो जो इंग्लिश पेडागोजी है उसको समझना और भी इजी रहेगा, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और हिंदी पेडागोजी में हिंदी से रिलेटेड है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश में आपको ध्यान रखने हैं, दैट्स इट। बाकी आपकी हिंदी और जो इंग्लिश की पेडागोजी है वो आपकी सेम है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी लैंग्वेज क्या होती है। इसी तरह से जैसे आपकी जब हमने हिंदी पेडागोजी की थी तो उसके अंदर सबसे पहले भाषा क्या होती है, भाषा को समझना था। इसके बाद भाषा अधिगम क्या था, ठीक है, भाषा अर्जन क्या था। तो इसी तरह से हम पहले लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के लिए कुछ हम कीवर्ड्स देखेंगे। इसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, जिसको कि हम हिंदी में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। एक मीडियम है आपका। मीडियम मतलब साधन, माध्यम, जिसके द्वारा आप अपने विचार दूसरों को भेज सकते हैं। मतलब यू कैन एक्सप्रेस योर ओवन आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अनदर पर्सन एंड अनदर पर्सन कैन कम्युनिकेट विद योर, ठीक है। तो भाषा वह साधन है, एक मीडियम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति है अपनी आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो वर्ल्ड है, हमारा पूरा विश्व है, उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो भी एक बहुभाषी देश है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो लैंग्वेज कितनी भी हो सकती हैं, लैंग्वेज की कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतनी ही लैंग्वेज हैं। अगर हम अपने इंडिया की लैंग्वेज की फैमिली है उसको समझते हैं, भाषा परिवार भारत का क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज फैमिली, इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको मोस्टली आपके ना 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है इंडो यूरोपियन, जिसके अंदर आपकी हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये वाली आती हैं, ठीक है। द्रविड़ मतलब जो आपका साउथ दक्षिण एरिया है, भारत का जो दक्षिण एरिया है उससे रिलेटेड, जैसे आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, ये आपकी द्रविड़ फैमिली में आ गई। इसके बाद तिब्बत बर्मा, यानी कि जो आपका ईस्टर्न पूर्व इंडिया की साइड की जो लैंग्वेज हैं वो आ जाएंगी हमारी तिब्बत में। इसके बाद ऑस्ट्रो एशियन, जिसके अंदर हमारी लैंग्वेज है, जैसे झारखंड है, हमारे सेंट्रल जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी द्रविड़ है, द्रविड़ में कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी आ सकती हैं, ईस्टर्न साइड से कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। ये एक बार आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कितनी फॉर्म होती हैं। भाषा है, भाषा को हम 2 तरीके से, मतलब 3 तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि भाषा हमारी बोलकर भी हम कर सकते हैं, हमारी रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है, और थर्ड क्या है हमारी सिम्बोलिक, ठीक है, सांकेतिक भाषा भी होती है हमारी। अब देखिए फॉर्म, इसमें मोस्टली हम 2 तरह की भाषा काउंट करते हैं। ओरल, जिसके अंदर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं। रिटर्न, जहाँ पर आप लिखित वे में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो चलती है। सिंबॉलिक क्या होती है, जहाँ पर आप सांकेतिक भाषा में, जैसे जब रेड लाइट होती है तो रेड लाइट किस चीज़ का सिंबल होता है कि आपको गाड़ी को रोकना है। ग्रीन लाइट होती है मतलब आपको चलते रहना, तो ये क्या है, एक सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए लैंग्वेज है हमारी सिंबॉलिक है, ठीक है, पता है हमें, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मीडियम है, साधन है हमारा। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है एंड लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज है एक तरह की मतलब लैंग्वेज कोई एक तरह की नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है जो आपको समझने हैं, मेन पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये 2 चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ा होगा। एक तो होती है आपकी भाषा अर्जन यानी कि एक्विजिशन, एंड भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग। तो जैसा कि एक्विजिशन क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा अपने परिवार के अंदर रहकर सब कॉन्शियस माइंड के साथ, मतलब उसके अंदर बच्चे को कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कॉन्शियस माइंड के साथ फ्रीली इन्वायरमेंट के अंदर जो भाषा है वो सीखता है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे को कोई ग्रामेटिकली रूल्स वगैरह नहीं बताए जाते। बच्चा है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस तरह की भाषा परिवार में बोली जाती है उसी तरह की भाषा है बच्चा अर्जन करता है, तो इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके अंदर कुछ जो कीवर्ड्स आपको याद करने की ज़रूरत है वो क्या है कि लर्नड नेचुरली। आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरली कौन सी चीज़ सीखी जाती है, तो आपका एक्विजिशन है या लर्निंग है। तो लर्निंग के लिए कॉन्शियस माइंड होता है, उसको आप नेचुरली नहीं सीख सकते, तो लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके अंदर आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
और क्या है कि इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कि आपकी जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, वो एक बेस, एक आधार का कार्य करती है। किसके लिए? जो आपकी सेकंड लैंग्वेज, जैसे सपोज कीजिए आपकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वो हिंदी है, लेकिन जब आप स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत होती है। तो जो इंग्लिश सीखते हैं तो वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज, अगर इंग्लिश नहीं, आप कुछ पंजाबी वगैरह कुछ भी ऐसी दूसरी लैंग्वेज आप सीखते हो, उसी को हम बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो इसके अंदर क्या है कि आपका माइंड है वो सबकॉन्शियस होता है, ठीक है। मदर टंग है उसको हम एक्वायर करते हैं, उसको लर्न नहीं करते। ये चीज़ें हैं आपकी कुछ। इसके बाद जो लैंग्वेज लर्निंग है, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग के अंदर आप फॉर्मल, जैसे आपने एजुकेशन पता है आपको, फॉर्मल इनफॉर्मल वे की दो टाइप से हम काउंट करते हैं। फॉर्मल कौन सी होती है? जो आप स्कूल में सीखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल जो आप घर से, अपने आसपास के वातावरण, आपके फ्रेंड्स से, उनके अंदर जो आप एजुकेशन लेते हैं, वो होती है आपकी इनफॉर्मल। तो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन है वो होती है आपकी इनफॉर्मल वे, जबकि जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग होती है वो होती है आपकी फॉर्मल में, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में। इसके अंदर आपको ग्रामेटिकली आपको रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको लर्न करने होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि लैंग्वेज जब सिस्टमेटिक वे में, सो इसके लिए आपका कीवर्ड्स क्या हो जाएगा लर्निंग के लिए? सिस्टमेटिक। अगर आप सिस्टमेटिक वे में सीख रहे हैं तो मतलब लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है। इसके बाद है कि लर्निंग इन लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, एक समावेशी प्रक्रिया है लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चे को पूर्ण रूप से समावेश होना पड़ता है स्कूल के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये क्या है, इसके लिए हमें कॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप जैसे एक्विजिशन की बात कर रहे थे अभी तक, तो उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड था। लर्निंग के अंदर आपका कॉन्शियस माइंड आता है, ठीक है। मीनिंगफुल होती है आपकी हर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और क्या है कि स्किनर ने क्या बोला है कि एज पर स्किनर लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। कि अगर स्किनर से का व्यू पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है उसको किस तरह से सीख सकते हैं, तो इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा हम सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किनर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ग्रामर है, ग्रामर का हम यूज़ करते हैं। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच में? देखिए, एक्विजिशन अर्जन, लर्निंग अधिगम। वैसे तो देखिए क्या है, सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर जो होम की लैंग्वेज है, घर के अंदर जो भाषा बोली जाती है, मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्विजिशन है आपके इनफॉर्मल वे में होता है। लेकिन अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग आपकी फॉर्मल होती है, ठीक है। एक्विजिशन है, इसको हम पिकिंग अप ए लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, ये कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पिकिंग अप लैंग्वेज होती है। हाँ, तो आपको लैंग्वेज एक्विजिशन पे टिक करना है, ठीक है। लेकिन जो अगर लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगी, नोइंग अबाउट ए लैंग्वेज। पिकिंग अप तो क्या है कि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसका आधार क्या है, किस तरह से उसके बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपने जो लैंग्वेज जैसी थी उसको एज इट इज़ आपने उठा लिया। लेकिन लर्निंग क्या है कि उस भाषा को जानना, यानी कि जैसे आप इंग्लिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब यूज़ करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब क्या किया आपने, एक पैटर्न, एक सिस्टम, मतलब आपने उस भाषा को सीखा, जाना, ठीक है। सो अगर किसी भाषा को जानने की बात की जा रही है मतलब लर्निंग की, अगर उठाने की बात की जा रही है एज इट इज़ मतलब पिकिंग अप की बात है तो एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब आपकी सबकॉन्शियस माइंड, लर्निंग आपकी कॉन्शियस में। एक्विजिशन आपका इम्प्लिसिट नॉलेज होता है, क्योंकि आपको एज इट इज़ कोई आपको अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लर्निंग है वो आपकी एक्सप्लिसिट नॉलेज से रिलेटेड है। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, मतलब आपकी एक्विजिशन है ये आपकी इनफॉर्मल है और लर्निंग है वो आपकी फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है। सो मेन जो चीज़ है आपको यहाँ से ही समझनी है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन है किसी तरह से भी घुमा के पूछा जाए आप उसका आंसर ईजिली कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज। कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया एक क्या है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कंट्री है, और मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक मदर टंग अलग है, और जो सेकंड लैंग्वेज है मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इंग्लिश है उसको हमने सेकंड लैंग्वेज में पाया है, ठीक है। सो मल्टीलिंगुअल कंट्री है। बस आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें बोली गई हैं कि आपका जो इंडिया है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और इंग्लिश है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी ध्यान करने की ज़रूरत है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपकी ऑफिशियल आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963 में, उसके अकॉर्डिंग आपकी AOL यानी कि आपकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है तो आपकी है हिंदी, आर्टिकल 343(1), ठीक है। लेकिन 343(2) के अकॉर्डिंग एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, ठीक है। आर्टिकल कौन सा लगेगा इसमें, हिंदी वाले में तो 343(1) 343(1) और इंग्लिश वाले में 343(2), ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जैसे नोम चॉम्स्की जी हैं, उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्योंकि नोम चॉम्स्की जी का क्या कहना है कि हर एक बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल कैपेसिटी होती है भाषा को सीखने की, लैंग्वेज एक्विजिशन की। इसीलिए उन्होंने बोला कि हर एक बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। सो अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, किसने दिया था ये कंसेप्ट, चॉम्स्की जी ने। और जो आपका ये LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब तक होता है, 5 साल की उम्र तक, ठीक है। जब बच्चा 5 साल तक का होता है तब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार की भाषा है अगर हम उसको सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी कैप्चर करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं कि 4 तरह की स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की। जैसे हम चीज़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग, फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं। सुन के मतलब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जब छोटा होता है तो सिर्फ चीज़ों को सुनता है, ठीक है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी कॉपी करके बोलना स्टार्ट करता है, स्पीकिंग। इसके बाद जब बच्चा और भी बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है, रीडिंग, एंड लास्ट में राइटिंग। लेकिन यहाँ पर जब हम इनकी स्किल्स की बात करते हैं कि जैसे ये तो ठीक है हमारी लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, लेकिन इन स्किल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी पैसिव स्किल या रिसिप्टिव भी बोल सकते हैं, वो होती है आपकी लिसनिंग और रीडिंग। दूसरी होती है आपकी प्रोडक्टिव, एक्टिव या एक्सप्रेसिव। ये नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कौन कौन सी होती हैं, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। टोटल स्किल्स हैं 4 होती हैं, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पैसिव या एक्टिव, रिसिप्टिव, प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव, ठीक है। सो आपकी पैसिव कौन सी है, लिसनिंग, सुनना और पढ़ने वाली, जबकि आपकी एक्टिव कौन सी है, स्पीकिंग, बोलना और राइटिंग, लिखने वाली। इसके बाद अगर हम प्राइमरी स्किल्स की बात करते हैं तो प्राइमरी स्किल्स आपकी होती हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग कि आप सुनते हैं और बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी मतलब क्या है कि जो सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा सुनता है और फिर उसको कॉपी करके बोलता है, इसलिए ये होंगी आपकी प्राइमरी स्किल्स। इसके बाद रेनफोर्समेंट स्किल, रेनफोर्समेंट स्किल में आपकी आ जाएंगी स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो ये स्किल्स हैं, ये आप अपनी कॉपी है उसके ऊपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्किल हैं, इनसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होती है किसी भी भाषा को सीखने की, ठीक है, तो वो आपकी जैसे हमने 4 स्किल्स पढ़ी हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या होगी, तो सीक्वेंस होती है आपकी सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग, फिर बोलता है, स्पीकिंग, इसके बाद रीडिंग, पढ़ना स्टार्ट करता है और लास्ट में बच्चा राइटिंग, लिखना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन अगर मोंटेसरी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, ये तो थी आपकी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि मोंटेसरी स्किल क्या होती है, तो जो लास्ट 2 वाले हैं ना, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। मोंटेसरी जी ने कहा है कि पहले बच्चा लिखना सीखता है और इसके बाद पढ़ना सीखता है, ठीक है। तो राइटिंग पहले, रीडिंग बाद में, अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है कि जब राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग की सब स्किल्स कौन सी है, मतलब जब बच्चा लिखता है तो लिखने की भी कौन कौन सी सब स्किल्स हैं। तो एक है आपकी ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि जो दूसरे के जो थॉट्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। सो ये आपकी स्किल है। इसके बाद अगर हम रीडिंग की सब स्किल्स की बात करते हैं तो रीडिंग में क्या होता है आपका प्रेडिक्शन एंड इन्फेयरिंग। प्रेडिक्शन मतलब आप अनुमान लगाते हैं, तो कुछ चीज़ पढ़ते हुए हैं आप, सो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है पहले से प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग में आपकी 2 तरह की होती हैं, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। सो लाउड रीडिंग में क्या होता है कि जो बच्चा बोल बोल कर पढ़ता है तो उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होती है, इस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर साइलेंट रीडिंग की बात करते हैं तो साइलेंट रीडिंग किस में बेनिफिशियल है, बच्चे की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने में। अब रीडिंग है, जैसे रीडिंग की जो हमने लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग है उसके बारे में पढ़ा था, सो इसको थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं कि लाउड रीडिंग में क्या है और साइलेंट रीडिंग में क्या है। जैसे लाउड रीडिंग की बात की थी तो क्या करते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, बोलने की फ्लुएंसी है उसको इंप्रूव करती है। लेकिन साइलेंट रीडिंग है क्या है, आपकी कंसंट्रेशन है उसमें इंप्रूवमेंट करती है, आपकी स्पीड है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करती है, ठीक है। लाउड रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, कि अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में टेक्स्ट है तो उसकी को पढ़ने के लिए हेल्पफुल है। लेकिन साइलेंट है उसके लिए आपको अगर आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट है, आपके पास 50 के अप्रॉक्सीमेटली पेजेस हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको लाउड रीडिंग तो नहीं करेंगे, उसकी आप क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद
जो नेक्स्ट एक टर्म आती है डिक्टेशन। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिक्टेशन क्या होता है। तो डिक्टेशन क्या है कि जो आप स्पेलिंग एरर करते हैं, ग्रामेटिकली में एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेलिंग एरर। अगर स्पेलिंग एरर से कोई चीज़ रिलेटेड है तो उसको हम डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है कि आपने एक रूल है उसको सीखा, ठीक है, और आपने उस रूल को हर जगह पे अप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे, तो उसको हम बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन। जैसे कि मोस्ट ऑफ क्या सिखाया जाता है कि जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसके अंदर ईडी लगा दिया जाता है, ठीक है। सो आपने ये रूल सीख लिया है और आपने क्या किया, जो गो है, गो की जो नेक्स्ट फॉर्म है गो की, तो क्या बनती है, गोज, ES लगाना होता है, लेकिन आपने क्या किया, जो ED वाला रूल था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ED लगा देते हैं, तो आपने उसको ओवर जनरलाइज कर दिया, ठीक है। सो हमें कोई भी रूल है उसको इतना भी ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट, ये ना आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। सिर्फ अगर आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन है उसको ईजिली बना लेंगे, ठीक है। जैसे हम रीडिंग की ही बात कर रहे थे कि लाउड रीडिंग एंड आपकी साइलेंट रीडिंग, तो इसी तरह से इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग कौन सी होती है, जो एक आप स्पेसिफिक डिटेल, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो आप करते हैं। अगर आप कहा जाए कि स्पेसिफिक डिटेल के लिए कौन सी रीडिंग है तो आपकी हो जाएगी इंटेंसिव। लेकिन अगर जर्नल रीडिंग की बात की जाए तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। आपकी जो इंटेंसिव रीडिंग है वो आपकी क्लासरूम में होती है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक जो चीज़ें हम लर्न करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्लासरूम के अंदर ही होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग है, ये इन्वॉल्व करती है जो रीडिंग हम सिर्फ मतलब जर्नल या हम बच्चा क्या है इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। बच्चे को कोई स्टोरी बुक मिल गई है, आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, मतलब जो रीडिंग इंजॉयमेंट के लिए की जाए उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। इसके बाद साइट वर्ड्स कि साइट वर्ड्स कौन से होते हैं। साइट वर्ड्स वो हैं जो आप अपने डेली रीडिंग के दौरान आपके सामने जो कॉमन से हैं, आपने बहुत सारे सुन रखे हैं, आप बोलते टाइम बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ हो सकती है बट, सो क्या बट क्या हो गया, यहाँ पर आपका साइट वर्ड हो गया। सो लुक हियर, सो ये क्या है, ये आपके साइट वर्ड है। तो साइट वर्ड्स कौन से हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपकी रीडिंग और राइटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे लुक, लॉन्ग, लिसन, बट, राइट, थैंक्स, सॉरी, ठीक है। सो ये हैं आपके साइट वर्ड जो आप रीडिंग एंड राइटिंग के दौरान यूज़ करते हैं और आपके मतलब बहुत से कॉमन वर्ड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्कैनिंग। सो स्कैनिंग क्या होती है कि जहाँ पर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप, ठीक है, और बहुत ही फास्टली ढूंढ रहे हैं। फास्टली मतलब जहाँ पर आपके सामने सपोज कीजिए एक पैराग्राफ दे दिया गया है और आपको बोला जाता है कि इसके अंदर आपको कोई भी एक वर्ड बोल दिया गया है, ठीक है, कि इसके अंदर आप एक डिक्शनरी वर्ड है इस पैराग्राफ के अंदर, वो आपको ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, स्पीडली सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान होता है वो क्या होगा, किस पे होगा, डिक्शनरी पे, ठीक है। तो क्या है कि आप एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहे हैं और बहुत ही फास्टली ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। सो क्या है, टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट्स ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि बहुत ही जल्दी क्विकली आपको रीडिंग करनी होती है जब तक कि आप उस चीज़ को नहीं ढूंढ लेते जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका दें तो फाइंडिंग ए वर्ड्स इन डिक्शनरी। सपोज कीजिए आपका कोई इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है और उसको आप हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिक्शनरी के अंदर जो स्पीडली, ठीक है, तो क्या है कि रैपिडली फॉर स्पेसिफिक डिटेल। अगर स्पेसिफिक डिटेल की बात की जाती है तो आपकी होती है स्कैनिंग। इसी के साथ एक जो दूसरी टर्म आती है आपकी स्किमिंग की। स्किमिंग में क्या है कि आपके सामने सपोज कीजिए एक पैराग्राफ है इसी तरह से, और उस पैराग्राफ को आपको जल्दी स्पीडली पढ़ना है और उसका कंक्लूजन निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप कोई भी एक थॉट है उसी के ऊपर नहीं टिकेंगे, आपको क्या है जल्दी पढ़ के उसको सिर्फ समराइज करना है, कंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस होती है आपकी स्किमिंग। तो इसके अंदर आपने कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़ तो आपको ढूंढनी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है, जर्नलाइज करना है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपका जर्नल ओवरव्यू की बात की जाए, किसी भी मटेरियल की जर्नल ओवरव्यू की, तो वो प्रोसेस होती है आपकी स्किमिंग। अगर स्पेसिफिक की बात की जाए तो वो होती है आपकी स्कैनिंग, ठीक है। आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड कौन से होते हैं कि वो वर्ड जिनका अपने आप में एक पूर्ण अर्थ हो, ठीक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट जो वर्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओवन इंडिपेंडेंट मीनिंग, जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है, किसी और पे डिपेंड होने की उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे वाटर क्या है, पानी, उसका क्या है, अपना एक खुद का अलग से मीनिंग है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड 24 नंबर पे क्या है कि हमारा मिनिमल पेयर या कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर जिनको हम बोलते हैं,
तो ये पेयर कौन से होते हैं? जो लिखने में और बोलने में सिमिलियर होते हैं, सेम नहीं होते। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है सिमिलियर। सिमिलियर मतलब जो एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, एक दूसरे के जैसे बोले जाते हैं, बट उनका मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि टेक और टेप, बोलने में सेम है, लिखने में भी सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड है, उसका डिफरेंस है। टीम, डीम, ठीक है। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम मिनिमल पेयर या कॉन्ट्रास्टिव पेयर बोलते हैं। इसके बाद है कि इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है कि जहाँ पर हम कोई पोएम या फिर कोई टीचर जब पढ़ा रहा है तो कहाँ पर उसको अपनी जो वॉल्यूम है वो हाई करनी है, कहाँ पर डाउन करनी है, ठीक है। तो कभी भी कोई टीचर है या आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी एक पर्टिकुलर लाइन है उसमें नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो बात चलती है वो ऐसे चलती है। कभी तो आप बहुत तेज़ बोलते हैं, किसी भी चीज़ को स्पीडली बोलते हैं, किसी को कभी कभी धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चलती है जो ये बोलने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। कि जो वेरिएशन होती है आपकी टोन में या आपकी पिच में, राइज या फॉल, इसी को हम बोलते हैं इंटोनेशन। जैसे किसी छोटे बच्चे अगर उससे भी हम पोएम सुनते हैं तो वो पोएम भी बड़ी लय के अनुसार सुनाता है कि कहाँ पर कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोर्स करना है, ठीक है, कौन सा वर्ड है वो जल्दी बोलना है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटोनेशन, राइज एंड फॉल या फिर वेरिएशन इन टोन, ठीक है। इसके बाद जैसे साउंड्स की बात करते हैं हम, तो साउंड्स जैसे कि ध्वनि, तो जो साउंड से रिलेटेड जो वर्ड है इंग्लिश में वो होता है फोनियम। टोटल जो साउंड्स होती हैं वो आपकी 44 साउंड्स होती हैं, जिसके अंदर 20 वावल साउंड होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, ठीक है। सो आपके जो ये साउंड्स होती हैं 44 साउंड्स, ये आपके 26 लेटर से प्रोड्यूस होती हैं, A to Z वाले, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूस फ्रॉम 26 लेटर A to Z। टोटल साउंड्स देखिए यहाँ पर लेटर क्या है, वावल क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, साउंड्स क्या हैं, इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल साउंड्स की बात कर रहे हैं 44 होती हैं, ठीक है। टोटल लेटर की बात कर रहे हैं 26 होते हैं A से Z। अब देखिए आपको पता है इंग्लिश में, ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में वावल कितने होते हैं? इंग्लिश में वावल होते हैं टोटल 5, ठीक है। कौन कौन से? A, E, I, O, U। इसके बाद जो आपके वावल्स हैं ना, वावल से जो साउंड कितने बनते हैं, जो ये 5 वावल हैं ये आपके 20 साउंड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, आपके जो बाकी कॉन्सोनेंट्स बच गए वो कॉन्सोनेंट हैं, वो आपकी 24 साउंड्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टोटल साउंड्स आपकी 44 हैं, टोटल लेटर आपके 26 हैं, जो 44 साउंड्स हैं वो आपके 26 लेटर से बनती हैं, ठीक है। वावल्स हैं 5 हैं और इन 5 वावल से 20 साउंड्स बनती हैं, ठीक है। और जो आपके 26 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे आपके, क्योंकि 5 तो वावल्स निकल गए उसमें से, ठीक है। सो उसमें से आपके 24 हैं वो कॉन्सोनेंट्स साउंड्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर आपके 2 वावल एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर 2 वावल आप एक साथ यूज में आएंगे आपके, और जो साउंड है वो एक वावल से स्टार्ट होकर दूसरे वावल की तरफ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि कोएन की बात कर रहे हैं। कोएन, 2 वावल O और I दोनों वावल हैं, ठीक है, दोनों एक साथ यूज हुए हैं, कोएन। अब इसकी आप प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो O से कोएन, I की तरफ क्या है, इसकी साउंड जा रही है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जहाँ पर 2 वावल एक साथ यूज किए जाते हैं उनको आप बोलते हैं डिप्थोंग्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स क्या है कि जो आपकी स्पीच साउंड होती है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। इसके अलावा जैसे कि हमने जब लैंग्वेज की बात की थी उसमें आपके फोनियम, जैसे साउंड से रिलेटेड क्या थे? फोनियम्स। इसके बाद आते हैं आपके सिमेंटिक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिंटैक्स और आपका आता है मोरफोन्स, ठीक है। सो जैसे फोनियम है आपका, फोनियम तो आप हो गया आपका साउंड से रिलेटेड, ठीक है। अब सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपके रूल से रिलेटेड होता है, रूल से, स्ट्रक्चर से, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक आपका मीनिंग से रिलेटेड होता है, मीनिंग। और मोरफोन्स है वो आपके जो वर्ड है ना, वर्ड की मीनिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो आपके सिमेंटिक है उसके अंदर आपकी जो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के मीनिंग से रिलेट करता है आपका सिमेंटिक। देखिए सिंटैक्स की बात करते हैं तो आपके रूल, स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया है, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट,
तो आपका जो सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है, वो सही है। ठीक है, सिमेंटिक की बात करते हैं तो जहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, सेंटेंस के मीनिंग की बात करता है यहाँ पे, स्टडी ऑफ मीनिंग, सेंस क्या निकल रही है, सेंस सही है या गलत है। ठीक है, फोनियम है तो मतलब साउंड की बात कर रहा है कि आप उस जो आपने सेंटेंस बनाया है उसको आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, बोलने में आपकी फ्लुएंसी है या नहीं है, या किस तरह से आप बोल रहे हैं। ठीक है, एंड मोरफोन्स है जो एक एक आपने वर्ड यूज़ किए हैं और वे वर्ड अपना खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं या नहीं है। ठीक है, सो ये आपके 4 चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज है उससे रिलेट करते हैं। इसके बाद है आपका एक वर्ड, आपके वर्ड होते हैं जैसे होमोग्राफ। होमोग्राफ वर्ड कौन से होते हैं? होमोग्राफ वर्ड वो होते हैं जो आपके लिखने में, मतलब जिनकी स्पेलिंग आपकी सेम होती है बट उनका क्या है, प्रोनाउंसिएशन बोलने में वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, या और उनका मीनिंग अलग हो सकता है। तो ये 3 वर्ड तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जैसे होमोग्राफ, होमोग्राफ में क्या है कि जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपकी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन साउंड बोलने में अलग हो सकते हैं और उनके मीनिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको नोट करने की है आपकी। जैसे इसका एग्जांपल दें कि होमोग्राफ कौन कौन से होते हैं। होमोग्राफ जैसे आपका लेड और लेड, मतलब राइटिंग में सेम है, लिखने में। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं हम, लेड मतलब स्पेलिंग दोनों की देखेंगे आप यहाँ पर सेम है। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और साउंड वो क्या है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, आपकी सेम भी हो सकती है। अब देखिए कि लिखने में सेम है, ठीक है, लेड। अब अगर इनका मीनिंग है वो कैसे चेंज होगा जब आप इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। एक लेड है, लेड का अर्थ क्या होता है, शीशा भी होता है। दूसरा लीड भी बोल सकते हैं हम, लीड मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, तो होमोग्राफ जिनकी जो मीनिंग आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, लिखने में सेम हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो होते हैं होमोफोन। होमोफोन कौन से वर्ड होते हैं, जो आपके बोलने में, मतलब जिनकी जो साउंड है, साउंड आपकी सेम होती है, प्रोनाउंस्ड सेम होती है। ठीक है, बट उनकी मीनिंग और स्पेलिंग है दोनों अलग होगी। देखिए, मीनिंग स्पेलिंग दोनों के दोनों आपके अलग होंगे, उनको हम बोलते हैं होमोफोन। मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनियम। होमोग्राफ में तो क्या था कि आपकी जो स्पेलिंग है सेम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मीनिंग है वो आप डिफरेंट यूज़ करते हैं। होमोफोन में जहाँ पर आपके जो बोलने में सेम होते हैं, साउंड सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। अब होमोनियम कौन से होते हैं? होमोनियम वो हैं जो आपके लिखने में भी सेम है, ठीक है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग निकलता है। जैसे आपका सूट। ठीक है, तो सूट तो क्या होता है, एक तो सूट क्या होता है जो लेडीज़ का पहनावा होता है वो वाला सूट हो सकता है। दूसरा सूट क्या है, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, सूट वो वाला। ठीक है, सो ये 3 तरह के हैं वर्ड, इनसे मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि किसी दूसरे के जो विचार हैं उनको अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग उनको परिवर्तित करके उनको औरों के सामने रखना। ठीक है, पैराफ्रेजिंग। इसके बाद है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग में जैसे आपको पता है कि जो आपके पास आप कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोई भी नोट वगैरह बना रहे हैं, वो होती है आपकी नोट टेकिंग। ठीक है, सिंपली सी है, इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। सो टिप्स फॉर नोट टेकिंग। नोट टेकिंग के सबके अपने अपने टिप्स होते हैं। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आप एब्रिविएशन भी बना सकते हैं, मतलब आप किसी तरह से भी फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जैसे आपको स्टेबल लगता है। ठीक है, इसके बाद है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नोट टेकिंग में तो क्या है, जो लेक्चर चल रहा है उसके अंदर आपको जो मेन पॉइंट लगे आपने उसको एज इट इज़ शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लिया। लेकिन नोट मेकिंग में क्या है कि आपने उसको समझा, अपने विचारों के साथ उसका इंटरेक्शन किया। ठीक है, और इसके बाद आप उनको सिंथेसाइज करके उनको अपने अकॉर्डिंग फिर लिख रहे हैं। ठीक है, वो होती है आपकी नोट मेकिंग। अब डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं आपके लैंग्वेज लर्निंग के, वो कौन कौन से होते हैं? एक है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो क्या है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज है उसको सीखता है, उसके रूल्स हैं उनको सीखता है। ठीक है, और उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, मतलब इसमें क्या है कि ग्रामर से रूल भी आप सीखने पड़ेंगे और ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, ये आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है आपका डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो है डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड क्या है, इसके अंदर किसी भी तरह की ट्रांसलेशन नहीं होगी। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप इंग्लिश ही सीखेंगे, ठीक है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पहले उसकी मीनिंग का पता नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर आपकी इंडक्टिव मेथड है वो यूज़ होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे डिडक्टिव मेथड था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में पूछ लिया जाए कि कौन से मेथड यूज़ होगा, तो आपका इंडक्टिव मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, तो ओबियसली सी बात है कि जो आपकी मदर टंग है वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन किस में करेगा बच्चा, अपनी मदर टंग में करेगा, ठीक है। इसके बाद है कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होता है कि जो आपने एक लैंग्वेज चूज की है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर होंगे। जैसे अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपका मैथ, साइंस, आपकी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं टोटली आपको हिंदी में पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है तो आप सारी की सारी चीज़ें हैं उसको टोटली इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म एक सिंपल सी टर्म है कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, आपकी रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो इसमें ऐसा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहले तो ये BICS लिख के इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सो ये क्या होती है, इसमें आप जो आप डेली लाइफ में सोसाइटी में लोगों से, फ्रेंड्स से, आपके पीयर ग्रुप से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, अपने जो बेसिक स्किल्स का है उनका यूज़ करते हुए, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मोस्टली इसकी जो फुल फॉर्म है वही पूछी जाती है, ज़्यादा इसके बारे में डीप क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है CALP, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि कोग्निटिव एकेडमी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद स्टेफन क्रेशन, ये एक आपके हम बोल सकते हैं एक विद्वान हैं जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में अपने कुछ व्यू हैं वो रखे हैं, ठीक है। सो जो स्टेफन क्रेशन हैं वो क्या बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका क्या मानना है, तो उनका विश्वास है कि जो सेकंड लैंग्वेज है ना, सेकंड लैंग्वेज मतलब जो आप बाद में सीखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो उसको आप सेम जो मदर टंग होती है ना उसकी तरह भी सीख सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, आप सेकंड लैंग्वेज को भी उसकी तरह सीख सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो सेकंड लैंग्वेज है उसको अगर हम लर्निंग ना करके अगर उसकी एक्विजिशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास 5 हाइपोथेसिस हमें फॉलो करनी होगी। अगर हम ये 5 हाइपोथेसिस हैं उनको फॉलो करते हैं तो हम जो सेकंड लैंग्वेज है उसका भी एक्विजिशन कर सकते हैं, उसकी लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये 5 हाइपोथेसिस कौन कौन सी बताई हैं उन्होंने। सबसे फर्स्ट है कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या है कि जो हम सबकॉन्शियस, क्योंकि आपकी एक्विजिशन है सबकॉन्शियस माइंड में होता है, ठीक है। सो जो सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है एक्विजिशन की, सबसे पहले हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। बच्चे ने थोड़ा बहुत है कुछ भी है वो सीखा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, उसको मॉनिटर मतलब उसकी फ्लुएंसी, उसको बोलने का तरीका, उसकी एक्यूरेसी किस तरह से एक्यूरेटली उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसका बैलेंस, ऑप्टिमल यूज़ किस तरह से किया जाए। इसके बाद थर्ड है कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या है कि बच्चा ग्रामेटिकली रूल है उनको सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसको प्रेडिक्टेबल पूरा अनुमान लगाना शुरू कर देता है कि ये लैंग्वेज हमने सीखी है। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको जानने की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे आपकी उसके अंदर इतनी मास्टरी हो जाती है कि आप उसको लिखना तो दूर मतलब बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहीं पे इन्होंने इन्हीं चीज़ों की इन्होंने बात की है कि इसके बाद इनपुट हाइपोथेसिस और लास्ट में जो बच्चा है उसके अंदर मास्टरी हासिल कर देता है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म है वो उसकी बात करते हैं कि CCE एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूस मीन्स लगातार, जो आपकी इवेल्युएशन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, आपकी वीकली चलनी चाहिए, आपकी हर क्लास में इवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर की बात की जा रही है कंटिन्यूस। एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपके हर, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है कि आपका नैरो एंड ब्रॉड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हर एस्पेक्ट का इवेल्युएशन हो, यानी कि आपका स्कोलेस्टिक एंड पोस्ट स्कोलेस्टिक दोनों तरह के आपके जो टर्म हैं उनका इवेल्युएशन, एस्पेक्ट्स हैं उनका इवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है। सो कंटिन्यूसली तो आपको थ्रू आउट द ईयर पूरे साल को इवेल्युएशन करते रहना है बच्चों का। कंप्रीहेंसिव है, इसके अंदर 2 टर्म यूज़ की गई हैं, स्कोलेस्टिक एंड पोस्ट स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक तो कौन सी होती हैं, जो आपकी सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती है, आपका कंटेंट मास्टरी कितनी है, कि आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके अंदर आपने कितने अच्छे से पढ़ा, करिकुलर एरिया। पोस्ट स्कोलेस्टिक जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटी यानी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपकी स्पोर्ट्स में
क्या परफॉर्मेंस है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर आपका क्या रोल रहा, ठीक है। सो जो इवेल्युएशन है वो स्कोलेस्टिक भी होना चाहिए, कोस्ट स्कोलेस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ में कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। और इवेल्युएशन के लिए हमें किन किन डोमेन को इंक्लूड करना है, हमें करना है कोऑर्डिनेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर कैप। ब्लूम टैक्सोनॉमी सबको पता है क्या होती है, और 3 डोमेन की बात की गई है, कोऑर्डिनेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों तरह के डोमेन का इवेल्युएशन होना चाहिए, ठीक है। अब इवेल्युएशन क्या होता है? इवेल्युएशन के अंदर ना हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा असेसमेंट एंड एक मेजरमेंट। असेसमेंट तो क्या है कि जहाँ पर बच्चे के क्वालिटेटिव टर्म है उनकी बात की जाती है, उनके असेसमेंट, उनको मेज़र करने की बात की जाती है, ठीक है। मेजरमेंट में क्या है कि जहाँ पर आप बच्चे की क्वांटिटेटिव फॉर्म की बात करते हैं कि बच्चे ने कितने % मार्क्स लिए, कितने नंबर आए उसके किसी भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो इवेल्युएशन क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि जो आप बच्चे की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए कि बच्चे की क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके लिए हम लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड, बच्चे की जो क्षमता है, उस स्किल है, उसको जानने के लिए जो किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि किसी भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो होते हैं आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके बाद रेमिडियल टीचिंग, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपचारात्मक अधिगम, नहीं अधिगम नहीं बोल देंगे, शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, टीचिंग है की बात कर रहे हैं। तो रेमिडियल क्या होता है कि जब बच्चे की हम कंटिन्यूसली इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि बच्चे को ये टॉपिक समझने में कहाँ पर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को आगे क्लास है वो करा रहे हैं, ठीक है, मतलब उपचार कर रहे हैं बच्चे का। जिस तरह से डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, उसी तरह से जब टीचर एक बच्चे की सीखने में हेल्प करता है तो उसको हम बोलते हैं रेमिडियल टीचिंग, मतलब री टीचिंग या रिमूविंग द गैप, कि बच्चे को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करना, उस गैप को रिमूव करना, उसके लिए जो टीचिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं रेमिडियल टीचिंग। इसके बाद है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, हमारे 4 तरह से हम हमारे मटेरियल की बात की जाती है। TLM शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं इसको, TLM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो विजुअल जो आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके चार्ट्स वगैरह हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह के टीचर कुछ बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सुनाई देता है, आपको कुछ दिखाया नहीं जाता, जैसे रेडियो। अगर इन दोनों का कम्बिनेशन कर दें तो ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि आपका टेलीविज़न। या फिर एक्टिविटी सेंटर की बात करते हैं तो एक्टिविटी सेंटर मतलब जहाँ पर आपकी फील्ड ट्रिप की बात की जाती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या है? आपका टेक्स्ट बुक एक सोर्स है जहाँ से बच्चे को नॉलेज है वो दी जाएगी, ठीक है, लेकिन ओनली सोर्स नहीं है। टेक्स्ट बुक क्या है? एक थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है बच्चे को कि पढ़ना क्या है, ठीक है। जो 3 लैंग्वेज है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला कब दिया गया था और इसके अंदर क्या कुछ है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये आपका कोठारी कमीशन आया था 1964-66 में। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, उन्होंने दिया था। तो इसके अंदर क्या बोला था कि 3 तरह की लैंग्वेज है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट लैंग्वेज तो जो मदर टंग होती है, जो रीजनल लैंग्वेज है बच्चे की, जो घर से सीखता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज क्या है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी अदर देन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, कि अगर आपकी जो मदर टंग है वो दूसरी है, ठीक है, पंजाबी वगैरह कुछ भी है, तो उस केस में जो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, या तो अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट में रहते हैं तो सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। अगर नॉन हिंदी वाले हैं, मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, कन्नड़ बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, तो उस केस में जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है या तो हिंदी रहेगी या इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड लैंग्वेज है, तो थर्ड लैंग्वेज में आपकी कौन सी जाएंगी? अगर हिंदी स्टेट में है तो इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज, और एक और जो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी वो आपकी थर्ड लैंग्वेज में काउंट की जाएगी, ठीक है। सो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो मोस्ट आपका 1964-68 कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी जी इनके चेयरपर्सन थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। सो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में इतना ही है। आप जब भी इसके नोट्स बनाएं तो हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ है। हिंदी के अंदर वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।